सर जो अभी बोल रहे हैं कि बहुसंख्यकवाद है और जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता को चोट पहुंची है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं को हुआ है। ये महिला आरक्षण बिल जो लागू हुआ है और जो जैसे था वैसे ही लागू हुआ है, जैसे पहले लाया गया था। और उमा भारती ने बड़ा डिटेल इस पे बोला है कि जब देवेगौड़ा साहब लेकर के आए थे तो हम खिलाफ खड़े हो गए थे, हम बेल में आ गए थे और देवेगौड़ा साहब ने कहा कि ठीक है, हम बिल को पास नहीं करेंगे, हम स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजेंगे। फिर वाजपेयी जी लेकर के आए थे, तब भी उमा भारती ने विरोध किया था और आज भी उमा भारती विरोध में खड़ी है। वो कह रही है कि ओबीसी को जब तक शामिल नहीं कर लेते आप, तब तक ये बिल पूरा नहीं होता, जो राहुल गांधी ने भी कहा। आप इसको किस तरह से देखती हैं और क्या आरक्षण ये जो दिया जा रहा है महिलाओं का अधिकार है या उसे जो है उपहार के तौर पर मिल रहा है, भेंट मिल रही है गणपति पूजा के अवसर पर, चतुर्थी के अवसर पर? मैं अभी सर की बात सुन रही थी। सर ने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि सरकार या कोई भी सरकार क्या काम करती है, उसके पीछे का उसका इंटेंशन क्या, उसकी मंशा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर उस दृष्टि से भी हम देखने की कोशिश करते हैं तो जैसा कि आपने बताया कि 1996 में जब पहली बार ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में, तो भी लोगों ने विरोध किया था। उसमें आपने उमा भारती जी का भी जिक्र किया। तो इतने दिनों के बाद 25 और 27 साल के बाद बीच में जब भी 97 में, 2008 में, 2010 में जब भी ये बिल लाने की कोशिश किया जाए, तो क्या था कि इशू वही था कि उसमें से ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाना, और आज भी इशू वही है कि वो आरक्षण उनको नहीं मिल रहा है। तो उसमें सोचने वाली बात यही है कि फिर उसमें अंतर क्या हुआ? फिर तो उसी समय वो बिल पास हो जाना चाहिए था। फिर इतने विरोध का और इतने लंबे समय से बिल जो पेंडिंग में था, उसका क्या मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है कि सर ने बोला कि नरेंद्र मोदी जो है वो महिला विरोधी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी महिला विरोधी है। मुझे लगता है कि ये जो महिला आरक्षण है उसको हम लोग उसमें ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ओबीसी का जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है वो रहेगा कि नहीं। अगर आपने वो रिजर्वेशन नहीं दिया है तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि वो बाकी जो सवर्ड क्लास की, जो एलीट क्लास की औरतें उसके साथ वो कॉम्पिटिट कैसे कर पाएंगी। तो उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात ये कि ये रिजर्वेशन के खिलाफ तो है ही है। सबसे बड़ी बात ये कि महिला आरक्षण की आड़ में ये पूरे आरक्षण का जो मूल स्वरूप है उसके साथ खेलने की कोशिश हो रही है। आरक्षण आया ही क्यों था? आरक्षण देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये भी तो सवाल उठते हैं ना। तो अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय से पहले अन्याय की बात होती है। किसी भी के साथ, किसी तबके के साथ, किसी समाज के साथ जो सदियों से जो अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय करने की बात जब शुरू हुई, तब हम लोग सामाजिक न्याय, आरक्षण उसके टूल्स बनते हैं। और अगर हम उस दृष्टि से भी देखते हैं तो ये सामाजिक न्याय तो है ही नहीं है। आपने ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो आपको पार्लियामेंट में मिला नहीं था, मतलब राजनीतिक तौर से आपको ये रिजर्वेशन नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ आपको शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरियों में दो जगह ये आरक्षण मिला था। वो भी वो अलग तरीके से, नई शिक्षा नीति हो या जो नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन हो, उसके तरीके से वो धीरे धीरे करके खत्म कर दिया गया है। तो मैं यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सबसे पहली बात कि एससी, एसटी और ओबीसी को यहाँ आरक्षण है ही नहीं है। ये एक तरह से एक महिलाओं के नाम पे एक इलीट क्लास को स्पेशली आरक्षित करने की कोशिश किया गया, और ये पूरी तरह से गुफा है। अगर जेंडर जस्टिस की भी बात करेंगे, अगर हम महिलाओं के साथ भी न्याय की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो आबादी है वो 50% की है। तो अगर हम उसका भी आधार लेते हैं तो हमें उनको 50% रिजर्व कर देना चाहिए। ये 33% जैसा कॉन्सेप्ट कुछ समझ नहीं आता है। और उसमें भी आप कोटे के अंदर जो कोटा था, जो ओबीसी को रिजर्वेशन देना था, उसकी भी बात नहीं करते हो। लोकसभा से और राज्यसभा से भी लगभग वो पारित ही हो गया है। तो फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इस बिल का इम्पोर्टेंस क्या है, किस आधार पे दिया गया। और दूसरी बात कि जब सदन, जो नया वाला संसद है, उसका जब उद्घाटन हो रहा था तो हम लोगों ने देखा कि वो जो शेंगोल था, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। आप प्रतीकात्मक तौर पे जो बातें बता देते हैं, विपक्ष हो या जनता हो, अगर उसे समझ पाती है तो उसे समझना चाहिए। और जिस तरह शेंगोल को लेके प्रधानमंत्री ने संसद में प्रवेश किया था, वो एक मैसेज देना था
कि लोकतंत्र जैसा आप वो मानते नहीं है, वैसे भी वो लोग लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। आरएसएस की जब से स्थापना हुई है, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव रखते हैं, ना वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। तो वो जब सेंगोल लेके प्रवेश कर रहे थे और दुनिया भर के साधु महात्मा लोग जो प्रवेश उनको दिला रहे थे, तो वो भी एक मैसेज था। और सेम टाइम पे जो पहलवान धरना पे बैठी हुई थी, उनके ऊपर आप लाठीचार्ज करवाते हैं। तो आप जाहिर सी बात है कि आप महिला विरोधी तो है ही है। दूसरी बात, आपने ये बताने की कोशिश किया कि ये लोकतंत्र है, नहीं है, ये अब राजतंत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए हम तानाशाही यहाँ चलेगी, यहाँ किसी की व्यक्ति की आजादी बची नहीं है। दूसरी बात कि जब 19 तारीख की बात, ये 28 मई की बात है, जब संसद में प्रवेश हुआ था, और जब नए संसद में पार्लियामेंट के सारे संसद के लोगों को प्रवेश दिलाया गया, 19 तारीख की जब बात हुई है, तो उसमें जो संविधान की मूल कॉपी रखी हुई थी, उसमें से 2 शब्द गायब थे। और जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया, जो विपक्षी दल के नेता है अधीर रंजन चौधरी जी ने, जब उन्होंने विरोध करना शुरू किया, तो वहां पे बोला जाता है कि संविधान की जो मूल कॉपी थी उसमें ये 2 शब्द नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए शब्द हैं, जिसमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 2 शब्द ऐसा था जिसकी प्रस्तावना से वो गायब था। उनका ये कहना था कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन में प्रज्ञा, वो प्रज्ञा, उसको अलग चर्चा में हम लेंगे कभी।